क्लास फर्स्ट ईयर के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज मैं शोभा सिंह आप सभी को हिंदी आरोह के काव्य खंड के अंतर्गत पथिक पाठ पढ़ाऊंगी। पर बच्चों, उससे पहले हम आप सभी से कुछ कहना चाहेंगे। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें। हमारे इस चैनल पर आपको समस्त पठन सामग्री उपलब्ध होती रहेगी। तो अब चलते हैं हम अपने चैप्टर पे। चैप्टर नेम है पथिक, जिसे राम नरेश जी ने लिखा है। तो चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले हम आप सभी को इनका थोड़ा परिचय देना चाहेंगे। इन महाकवि का जन्म 1881 में जौनपुर ज़िले में हुआ था और इनकी रचनाएं मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी मुख्य रूप से हैं। आपकी मृत्यु 1962 में हुई थी। आपकी रचनाओं में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम दोनों ही पाए जाते हैं, लेकिन वैयक्तिक प्रेम की अपेक्षा इनकी रचनाओं में देश प्रेम की महत्ता अधिक दृष्टिगोचर होती है। तो देखिए चैप्टर पथिक। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। प्रतिक्षण मीन्स प्रतिक्षण, हर एक पल, नूतन वेश, नए नए रूप में। और वो रूप कैसा है? रंगीन है, रंग बिरंगा है और निराला है वो रूप। ये किसके बारे में बताया गया है? नभ में वारिद माला। आकाश में जो वारिद माला है, जो बादलों से लगातार बूंदें गिर रही हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई माला है। तो उसमें कवि ने कल्पना की है कि ऐसा लगता है कि रवि में सूर्य, सूर्य के सामने, सम्मुख मीन्स सामने, सूर्य के सामने जो है वारिद माला जो है वो नृत्य कर रही है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। नीचे मतलब कवि जहाँ पे खड़ा है समुद्र के किनारे, तो कवि कहता है कि नीचे नीला नीला दूर तक फैला हुआ समुद्र है और वो कैसा है? मनोहर है, यानी मन को आकर्षित करने वाला है। और कवि जब ऊपर देखता है तो कहता है कि ऊपर नील गगन है, नीला आकाश है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। अब कवि अपने मन की इच्छा को उजागर कर रहा है और कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं इन बादलों के बीच में बैठ जाऊं और दूर दूर तक विचरण करता रहूं। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा करता है। अब रत्नाकर कहते हैं समुद्र को। तो जब समुद्र में लहरें आती हैं तो आवाज़ होती है। अब कवि को ऐसा लगता है कि समुद्र जो है वो गर्जन कर रहा है। तो समुद्र की गर्जन और मलयानिल यानी मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु, जो सुगंधित है और जो धीमे धीमे प्रवाहित हो रही है, इन दोनों से ही कवि के हृदय में हर समय हौसला भरता रहता है। वो कहता है कि हे प्रिय, ये दोनों चीज़ें हमारे हृदय में हौसला भरती रहती हैं। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। अब देखिए यहाँ पर समुद्र की कितनी विशेषताएं बताई गई हैं। समुद्र कैसा है? विशाल है। और कैसा है? विस्तृत है, मतलब दूर दूर तक फैला हुआ है। और महिमामय है, उसकी बहुत महिमा है। तो कवि कह रहा है कि इस विशाल और विस्तृत महिमामय समुद्र के लहरों पर मैं बैठ जाऊं और समुद्र के घर के कोने कोने में विचरण करूं, कोने कोने में जा कर के मैं आनंद उठा सकूं, ऐसा मेरा मन कह रहा है। अब देखिए
बच्चों थोड़ा सा हम आपको इसमें शिल्प सौंदर्य भी समझाते चलेंगे। कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। बादलों द्वारा नृत्य करने में मानवीकरण अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की भी छटा है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली है और मुक्त छंद है। और कोने कोने में यहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। इतना आया समझ में? सबको आया समझ में? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। बढ़े आगे? चलिए देखिए अगला। निकल रहा है जल नितल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। अब इस पद्यांश में कवि ने प्रातःकालीन निकलते हुए सूर्य की जो समुद्र पर परछाई पड़ रही है, उससे जो बिंब उपस्थित हो रहा है उसके बारे में बताया है। कवि कह रहा है कि जलनिधि तल पर, जलनिधि यानी समुद्र, समुद्र के तल पर दिनकर मतलब सूर्य, सूर्य का जो बिंब पड़ रहा है वो कैसा है? निकलते हुए सूर्य का है। और कैसा है? वो अधूरा है। अधूरा क्यों? पूरा अभी निकल नहीं पाया है, तो आधा निकला है, तो वो आधा जो सूर्य है वो समुद्र तल पर उसका बिंब पड़ रहा है। तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि कमला के कंचन मंदिर का, कंचन मंदिर मतलब सोने का मंदिर, किसका? कमला मतलब लक्ष्मी जी के सोने के मंदिर का मानो वो कांत मतलब सुंदर और कंगूरा मतलब गुंबद जिसको बोलते हैं, किसी भी जो आलीशान इमारत होती है उस पर जो गुंबद टाइप का होता है उसको कंगूरा बोलते हैं। तो लक्ष्मी जी के सोने के मंदिर का मानो वो कंगूरा है। और इसके अलावा और क्या कवि के मन में उपमा आई है? लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। असवारी मीन्स सवारी। असवारी कहते हैं सवारी को। किसकी सवारी? लक्ष्मी जी की सवारी। और कहाँ? पुण्य भूमि पर। पुण्य भूमि कौन सी है? समुद्र तल। तो अब देखिए, लाने को निज पुण्य भूमि पर मतलब अपने पुण्य भूमि पर, अपने तल पर लक्ष्मी जी की सवारी लाने के लिए रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। समुद्र ने, मानो समुद्र ने अपने तल पर लक्ष्मी जी की सवारी लाने के लिए सोने की सड़क बना दी है। स्वर्ण सड़क, सोने की सड़क बना दी है। एक ये नई कल्पना कवि के मन में आई है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। अब देखिए, ये सागर के ही सब विशेषण है कि सागर कैसा है? निर्भय है। और कैसा है? दृढ़ है और गंभीर भाव है। तो ऐसा सागर जो कि निर्भय है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, गंभीर है, और वो क्या कर रहा है? गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना, एक लहर आती है और दूसरी लहर जाती है, तब तक फिर तीसरी लहर आ जाती है। इस तरह से क्रमशः लहरें आती हैं, लहरें जाती हैं। तो ये क्रमबद्ध तरीके से जो लहरें आती हैं और लहरें जाती हैं, ये देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अधिक सुंदर लगता है। कवि ने कहा सुंदर अति सुंदर है। क्या चीज़? लहरों पर लहरों का आना। तो जब लहरें आती हैं और लहरों के जाने के बाद फिर पुनः लहरें आती हैं, ये देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। अब कवि ने कहा कि यहाँ से बढ़ करके जितना सुख इन लहरों को देख करके, इन प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके जितना सुख यहाँ मिल रहा है, क्या इससे भी बढ़कर अधिक सुख कहीं प्राणी पा सकता है? अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। अब यहाँ पर कवि ने अपनी प्रेयसी से कहा है कि हे प्रेम से भरी हुई कल्याणी, इस यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को हृदय से अनुभव करो। अर्थात ऊपरी भाव से नहीं, अपने आत्मा से इसके सौंदर्य को अनुभव करो। अब देखिए, यहाँ पर कवि ने सूर्योदय का
अद्भुत वर्णन किया है, जैसे स्वर्ण मार्ग की कल्पना। इसके अतिरिक्त कवि प्रकृति प्रेम व प्रिया प्रेम में प्रकृति को सुंदर मानता है। कंगूरा में उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार की भी छटा है। संस्कृत निशब्दावली का प्रयोग है और मुक्त छंद है और प्रश्न अलंकार है, कहो यहाँ से बढ़कर। क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, देखिए तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार है और भाषा कैसी है, प्रवाहमयी भाषा है। तो इतना आया आप सबको समझ में? सभी बच्चों को आ गया? कहीं पर कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है? आ गया? आगे बढ़े? चलिए ठीक, आगे देखिए। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अंधकार के बारे में कहा जा रहा है कि जब गंभीरतम, तम मीन्स अंधकार, कैसा है, बहुत घनघोर गहन अंधकार है। उस गहन अंधकार ने अर्धनिशा यानी कि आधी रात में क्या करता है, वो अपने अंधकार से जग को ढक लेता है, संसार को ढक लेता है, मतलब सर्वत्र अंधकार व्याप्त हो जाता है। अंतरिक्ष की छत पर, मतलब आकाश को छत माना है। आकाश की छत पर क्या होता है, तारों को छिटका देता है। अंधकार जो है वो आकाश की छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। कैसे आता है, मृदु गति से, यानी धीमे धीमे चलते हुए आता है। कौन, जगत का स्वामी। जगत का स्वामी कौन है, ईश्वर। और कैसे, सस्मित वदन यानी मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुराते चेहरे के साथ जगत का स्वामी अर्थात ईश्वर धीमी चाल से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। और क्या करता है, तट पर यानी समुद्र के किनारे पर खड़ा होकर के गगन गंगा यानी कि आकाश गंगा के मधुर गीत गाता है, मीठे मीठे गीत गाता है। बहुत ही रम्य चित्रण है यहाँ पर प्रकृति का। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है। और जब ये दृश्य चित्रित होता है, उसी समय कवि कह रहा है कि विमुग्ध हो नभ में, यानी कि मोहित होकर के, खुश होकर के आकाश में चंद्र विहस देता है। इस प्राकृतिक सौंदर्य पर मुग्ध होकर के चंद्रमा जो है वो आकाश में हंस देता है। और उस प्राकृतिक सौंदर्य से खुश होकर के और क्या होता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से, वृक्ष जो है वो अनेकों पत्तों और पुष्पों से तन को सज लेता है, अपने तन को सजा लेता है। देखिए कितना रम्य मानवीकरण अलंकार का यहाँ पर प्रयोग है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। अब क्या कहा कि इस प्राकृतिक सौंदर्य से आप्लावित होकर के पक्षी भी अपने हर्ष को नहीं संभाल पाते हैं और वो खुश होकर के चहकने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। और इसी प्राकृतिक सौंदर्य के कारण ही फूल भी जो है वो जब सुख की सांस लेते हैं तो उनकी सांस में खुशबू उत्पन्न होती है और वो आनंद पूर्वक महक उठते हैं। अब देखिए कितना अच्छा वर्णन यहाँ पर है। प्रकृति का मनोहारी वर्णन है, मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास भी है। कवि की कल्पना अद्भुत है। यहाँ पर संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है, मुक्त छंद है, प्रसाद गुण है, भाषा प्रवाहमयी है। आ गया इतना समझ में? आप सबको आया? मुदित आपको समझ में आया? नेहा ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे देखिए। वन उपवन गिर सान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। अब क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर मेघों की बारिश का वर्णन है कि जब मेघ बरस पड़ते हैं,
किन किन पर? वन पर, उपवन पर, गिर पर, सानु और कुंजों में। अब देखिए, वन मीन्स जंगल, उपवन मीन्स वाटिका, गिर मीन्स पर्वत, सानु कहते हैं समतल भूमि को, और कुंज कहते हैं जो पौधों के झुरमुट टाइप के होते हैं। इन पर जब मेघ बरस पड़ते हैं, यानी बादल जो है जब बारिश करते हैं, उस समय वो दृश्य जो है, उस दृश्य को देख करके जो कवि है उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। वो कहता है कि मेरा आत्म प्रलय होता है, यानी कि कवि के आत्मा में बहुत ही प्रलयंकारी हलचल उत्पन्न हो जाती है, और वो अपने भावों को रोक नहीं पाता है और अपने दुख से भरे हृदय को संभाल नहीं पाता है, और उसके नैनों से नीर निकलने लगता है, यानी कि अश्रुधार बह निकलती है। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिर नभ, किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व विमोहनकारी। अब कवि यहाँ पर अपनी प्रेयसी से कहता है कि हे विश्व विमोहनकारी, हे प्रिय, इस विश्व विमोहनकारी कहानी को जो कि लिखी गई है किस किस पर? लहर पर, तट पर, तृण पर, तरु, गिर और नभ किरण पर जो प्रेम कहानियाँ लिखी गई हैं, जो बहुत ही मधुर हैं, उन कहानियों को पढ़ो और उन्हें आत्मसात करो। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके, बनो विश्व की बानी। क्या कहा कवि ने? देखिए, यहाँ पर प्रेम कहानी के बारे में कवि कह रहा है कि वो प्रेम कहानी कैसी है? मधुर है, और कैसी है? मनोहर है, मन को आकर्षित करती है, और कैसी है? उज्जवल है। मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी। कैसी प्रेम कहानी है? मधुर है, मनोहर है और उज्जवल है। तभी कवि कहता है कि जी में है अक्षर बन इसके। जी में है मतलब कवि के मन में ऐसा आता है, कवि की आत्मा ये चाहती है कि मैं इस कहानी का एक एक अक्षर बन जाऊं, और एक एक अक्षर बन करके विश्व की वाणी बनूं, मतलब पूरे संसार की वाणी बन जाऊं, क्योंकि जब पूरा संसार उसको पढ़ेगा तो सभी की वाणी बन जाएगा। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। अब देखिए, प्रेम का राज्य कैसा है? स्थिर है, और कैसा है? पवित्र है, और कैसा है? आनंद को प्रवाहित करने वाला है। ये सब प्रेम के विशेषण बताए गए हैं, प्रेम के राज्य के विशेषण हैं सब। और कैसा है प्रेम का राज्य? सदा ही शांति प्रदान करने वाला है, और कैसा है? सुखकर है। तो कवि कहता है कि आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। जब किसी बात को हम रिपीट करते हैं तो उस बात में गहराई अधिक आ जाती है। तभी कवि ने यहाँ पर परम सुंदर और अतिशय सुंदर कहा है कि हे प्रेयसी, ये प्रेम का जो राज्य है वो परम सुंदर है और अतिशय सुंदर है। अब देखिए, इस में जो है प्रकृति प्रेम का उत्कृष्ट रूप का दर्शन हुआ है। यहाँ पर मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार है, और पूर्ववत संस्कृत में शब्दावली का प्रयोग हुआ है, और मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, भाषा प्रवाहमयी है। तो उम्मीद है आपको ये इसकी व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अभी अगर कहीं किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ सकता है। सबको आ गया? सभी को आया? आगे बढ़ें। चलिए अब हम क्वेश्चन क्लियर करते हैं इस चैप्टर के। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? पूरी कविता में आपने देखा, तो इसको तो आप ही लोग बता सकते हो। कोई भी एक बच्चा बताए। प्रांजल तुम बताओ। चलो ठीक, सही हम कह दे रहे हैं इसको। पथिक का मन बादल पर बैठकर नील गगन में घूमना चाहता है और समुद्र की लहरों पर सागर का कोना कोना देखना चाहता है। ठीक है, आया समझ में? हाँ, दूसरा
दूसरा क्वेश्चन आपका है, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, इसको हम ही आपको क्लियर किए दे रहे हैं कि समुद्र तल से उगते हुए सूर्य का अधूरा बिंब अर्थात गोला अपनी प्रातःकालीन लाल आभा के कारण बहुत ही मनोहर दिखता है। फिर वह सूर्योदय के तट पर दिखने वाले आधे सूर्य को कमला के स्वर्ण मंदिर का कंगूरा बताता है। और एक और है, वो है दूसरे बिंब में वह से लक्ष्मी की सवारी के लिए समुद्र द्वारा बनाई स्वर्ण सड़क बताता है। ठीक है। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो आपका है उसमें दो हैं काव्यांश, उसके आशय स्पष्ट करना है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। अब इसमें आशय क्या है बच्चों? इन पंक्तियों में कवि रात्रि के सौंदर्य का वर्णन करता है और ये बताता है कि संसार का स्वामी जो है वो मुस्कुराते हुए धीमी गति से आता है और तट पर खड़ा होकर के आकाश गंगा के मधुर गीत गाता है। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसका जो खा वाला है, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। अब इसका आशय देखिए, इसमें कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी। अब इसमें क्या है, कवि कहता है कि प्रकृति के सौंदर्य की प्रेम कहानी जो है वो लहर, तट, तिनके, पेड़, पर्वत, आकाश और किरण पर लिखा हुआ अनुभव किया जा सकता है। और कवि की इच्छा है कि वह मन को हरने वाली उज्जवल प्रेम कहानी का अक्षर बने और संसार की वाणी बने। वह प्रकृति का अभिन्न हिस्सा बनना चाहता है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है, ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करिए। तो बेटा, पूरी कविता ही जो है ये मानवीकरण पे आधारित है। मानवीकरण अलंकार तो आपको सर्वत्र मिलेगा, लेकिन तब भी हम आपको कुछ हिंट किए दे रहे हैं और उसका भाव बताए दे रहे हैं। जैसे पहली दो लाइनें जो हैं, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, इसमें भी जो है प्रकृति का जो है मानवीकरण हुआ है। क्यों? रंग बिरंगी वेशभूषा में नृत्य करती हुई नर्तकी के रूप में दर्शाया गया है। और इसके अलावा देखिए, रत्नाकर गर्जन करता है, इसमें भी मानवीकरण अलंकार, इसका भाव क्या था कि मानो समुद्र जो है गर्जना कर रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए, जो है लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी। अब इसमें जो है क्या जो है सोने की सड़क का निर्माण की कल्पना की गई है, तो इसमें भी जो है मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है। अब यहाँ पर अंधकार के द्वारा संसार को ढकने और आकाश में तारे छिटकाने का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। फिर देखिए, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदुगत से आता है। अब यहाँ पर ईश्वर को मानवीय रूप में दर्शाया गया है और वह मुस्कुराते हुए आकाश गंगा के गीत गाता है, इसका वर्णन है। ठीक है। और लास्ट में देखिए, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है। अब यहाँ पर जो है चंद्रमा को प्रकृति की प्रेम लीला पर हंसते हुए दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।